भारी कदम उठाता हुआ अपने कमरे में जा रहा था। आज मेरी सुहाग रात थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी उस कमरे में जाना नहीं चाहता था, बल्कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहां से कहीं भाग जाऊं। मेरे जैसे जवान आदमी का दिल क्यों इतना खराब होगा कि वह अपनी ही शादी की रात अपने कमरे में जाने के लिए राजी नहीं होगा। आखिर ऐसा भी क्या था इस दिन का, जिसका हम नौजवान लड़के ख्वाब देखते हैं। फिर मैं क्यों अपनी पत्नी के कमरे में जाना नहीं चाहता था, जबकि मुझे तो आज की रात बहुत खुश होना चाहिए था। मैं जवान था और सुना था कि मेरी पत्नी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर मेरे दिल में कोई अरमान क्यों नहीं जाग रहा था, यह सिर्फ मैं ही जानता था। पर ऐसा भी नहीं हो सकता था कि मुझे कोई बहाने देता, क्योंकि मैंने एक बात नोट की है कि जिसकी शादी होती है उससे ज्यादा उत्साहित बाकी सारा परिवार होता है, और दूल्हे को दुल्हन के कमरे में भेजकर उनको ना जाने कौन सी मुक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह इस काम को अपना फर्ज समझ के करते हैं। मैं कमरे में नहीं जाना चाहता था, पर पहुंच गया। मेरी पत्नी सामने ही बैठी थी। उसको देखते ही मेरी नज़र उसके पेट पर पड़ी, क्योंकि वह इतना नुमाने का था कि मैं भी हैरान रह गया था। खैर, मुझे लगा कि यह सब कुछ वहम है, शायद मुझे गलत फहमी हुई है, और मैं अपने कमरे के अंदर आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन कुछ पल बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पहला शक मुझे सही लगने लगा। जब मेरी पत्नी बाथरूम में चली गई और बाथरूम से उल्टी करने की आवाज़ आने लगी। मुझे तो बताया गया था कि तुम्हारी पत्नी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, क्योंकि तुम खाना खाते हुए उसके साथ नहीं बैठे थे। हमारे यहाँ सब ठीक था कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि मेरा मूड पहले से ही खराब था। मैं समझ गया कि मेरी पत्नी के पेट में किसी की नाजायज़ औलाद पल रही थी, और जब मेरी पत्नी बाहर आई तो मैंने उससे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखा। मैंने कहा कि तुम थक गई होगी। वह भी मेरे अच्छे रवैये पर हैरान हो रही थी, क्योंकि दरअसल मैंने सोच लिया था कि अगर वह पहले से ही पेट से है तो मैं रोज़ रात को उसकी मेरा नाम रोहन है। और आज जब मैं अपने कमरे से निकला तो मेरी शादी के बारे में बातें हो रही थीं। मैं इससे तंग आ गया था। मैंने माँ से कहा कि नाश्ता लगा दो, मुझे काम पर जाना है। मेरे बाबा बहुत गुस्से वाले आदमी थे। घर पर उनकी हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि क्यों, शादी का नाम सुनते ही तेरा मुंह बन जाता है, हमें तेरी शादी करवानी है। मैंने कहा कि पहले भी तो आप लोगों ने करवाई थी और नतीजा भी आप सबने मिलकर देखा था। मेरा और मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया। बाद में लोगों को कहानियां सुना रहे थे। मेरे बाबा ने कहा कि जब लोग सवाल करते हैं तो कोई जवाब तो देना पड़ता है, और पूरी बात ना बताओ तो लोग समझते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम सब कहानियां सुना रहे थे। मुझे दोबारा बलि का बकरा नहीं बनना, मेरा इतना कहना मेरा हक था। लेकिन बाबा ने मुझे गुस्से से बातें सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि क्या सारी जिंदगी बिना पत्नी के फिरता रहेगा, दीवारों में सिर मारता रहेगा। तेरे जैसे जो लड़के होते हैं ना, जिनकी शादी नहीं होती, वे फिर माँ बाप के पीछे पड़े रहते हैं, रोज उनसे झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, काम भी ठीक से नहीं करते। तेरी शादी तो हमने करवानी है ताकि हमारी यह जिम्मेदारी खत्म हो जाए। उसके बाद तू जान और तेरी जिंदगी जाने। हमें तेरी पत्नी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने तो अपना फर्ज पूरा करना है। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी है, आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। पता नहीं बाबा को क्या दिक्कत था। अभी मेरी पिछली शादी खराब हुए पूरा महीना भी नहीं गुजरा था कि वह फिर से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं भला कोई लड़की था कि जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाती ताकि उनकी जिम्मेदारी कम हो जाती। कम से कम मुझे 1-1.5 साल तो सोचने देते कि अब मुझे अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है। कहते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा मामला हो जाए तो वह इस सच में से उभर नहीं पाती है और बहुत परेशान रहती है। लेकिन हम लड़कों का भी यही मामला होता है। माँ बाप ये क्यों नहीं समझते कि हमारा भी तो वही दिल होता है, हमें भी खुद को फिर से तैयार करना होता है। मैं इतनी जल्दी किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। मेरा बिल्कुल भी शादी करने का मूड नहीं था। मेरे दिल में यह बात ही नहीं थी। पहली शादी के लिए मैं बहुत उत्साहित था कि चलो मेरी शादी हो रही है। मैंने खुद कहा था कि मेरी शादी के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचते, लेकिन इतना बुरा होने के बाद किसका दिल करता है कि वह फिर से शादी करें। अब तो मुझे औरत नाम की बला पर भरोसा ही नहीं था। मेरी पहली शादी बाबा ने अपने दोस्त की बेटी के साथ करवाई थी। बाबा उस पर दिल जान से फिदा थे, उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। कहते थे कि इसी को अपनी बहू बनाऊंगा
और यह मेरे बेटे के साथ सारी जिंदगी अच्छे तरीके से रहेगी। लेकिन शादी को 2 हफ्ते नहीं हुए थे कि पता चला कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और उसने सबके सामने राज खुलने पर यह बात कबूल भी कर ली और कहने लगी कि कर लो, मेरा जो करना है मैं तो उसी इंसान से बातें भी करूंगी, और जब मुझे मौका मिलेगा मैं भाग भी जाऊंगी। मतलब वह कहते हैं ना कि चींटी के लिए यहाँ पर चींटी के पैर नहीं निकले थे, बल्कि उसने अपने साथ पूगार रेत बहा कॉप्टर हिस्सा तीता ही आकी कॉपड़ी उठा लिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह इस तरह की बात करेगी, खास करके मेरे बाबा। और जब उनके मुंह पर भी उसने ऐसी बात की तो बाबा भी हैरान रह गए। मैं उसको अभी भी कसूरवार नहीं मानता था, क्योंकि उसकी शादी भी जबरदस्ती करवाई गई थी। अगर उससे पूछ लेते तो शायद मेरी जिंदगी बीच में ऐसे बर्बाद ना होती। पर बाबा ने मुझ पर दबाव डाला और कहा कि इसे फौरन तलाक दे दें। मैं उससे इतनी जल्दी तलाक नहीं देना चाहता था। हो सकता था कि वह अपना फैसला बदल लेती, क्योंकि मैं उसे पसंद कर बैठा था। वह प्यारी थी, खूबसूरत थी, पर बाबा ने तो सबके सामने मुझे हुक्म दे दिया। बाबा की इज्जत का सवाल था। मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए। वह पहले से ही तैयार बैठी थी, उसने भी साइन कर दिया, और लड़की हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। अब इस बात को 1 महीना नहीं हुआ था कि बाबा ने 2 दिन से शोर मचाया हुआ था कि इसके लिए मैंने एक लड़की देख ली है और इससे शादी करवानी है, जबकि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, और इस दफा तो बाबा की पसंद से बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अब तो ऐसा होना चाहिए था कि मेरे बाबा मेरे सामने शर्मिंदा होते और कहते कि मैंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया, इसलिए अब यह फैसला तुम खुद करो। मैं बीच में से हट जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन वह फिर से यह फैसला खुद ही करना चाहते थे। उनको अपने की पर कोई पछतावा नहीं था। उनका कहना था कि गलती इंसान से होती है। मैं भी तो इंसान हूं, गलती हो गई तो क्या हुआ, तुमसे नहीं होगी। उन्होंने पहले कौन सा अच्छा जोड़ जोड़ा था जो अब दोबारा से मेरी जिंदगी के साथ खेलने का इरादा किए बैठे थे। मैं नाश्ता कर रहा था तो माँ ने कहा कि क्यों बेटे के पीछे पड़े हैं, और अब यह कौन सी लड़की है, आपके रिश्तेदारों में से हमें लड़की नहीं लानी। पहले मेरे बेटे को इतना सदमा मिला है। मेरे बाबा ने कहा कि रिश्तेदारों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, खानदान के बाहर की है। लेकिन जो मैंने एक दफ़ा कह दिया वही होगा। माना कि बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अब उनको कुछ और करने का हक मिल गया था। उस लड़की का नाम मोनिका है और इसी से शादी होगी। मेरी माँ ने कहा कि आपने पहले भी ऐसे ही जल्दी जल्दी में सब कुछ किया था, तब मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन अभी तो मैं लड़की को देखना चाहती हूँ। मेरे बाबा ने कहा कि हाँ तो चलो आज वहीं चल बोते हैं। मैं अपनी माँ से कहने वाला था कि आप मेरी मदद करें, और वह लड़की को देखने चल पड़ी थी। मेरे बाबा ने सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी थी। वह एक आशिक मिजाज नौजवान थे। कई लड़कियों के साथ उनकी दोस्ती थी, पर सब कहते थे कि शादी के बाद उनका रवैया बदल गया था और उन्होंने इन सारी चीज़ों से तौबा कर ली थी। यानी कि गुनाह करने के बाद, अच्छे तरीके से गुनाह का मज़ा लेने के बाद उन्होंने तौबा कर ली थी। लेकिन मुझे तो यह सब भी नहीं करने दिया। पहले दिन से ही मुझे बहुत खींच के रखा था। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, उसकी शादी भी उन्होंने अपनी मर्जी से करवाई थी, लेकिन बहुत कम उम्र में करवा दी थी। वह दूसरे शहर में रहती थी और अब हमसे मिलने के लिए भी नहीं आती थी। बाबा कहते थे कि ना आए तो अच्छी बात है, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, जबकि वह हमसे नाराज रहती थी। मुझे उनके बारे में सोचकर बहुत दुख होता था। बाबा ने एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद की थीं, और मेरी जिंदगी को तो दूसरी दफा बर्बाद करने लगे थे। माँ को भी बाबा से कोई मोहब्बत नहीं थी। माँ का वजन 90 किलो था और बाबा आज भी खुद को 70 किलो पर जमाए बैठे थे। उम्र तो उनकी 56 साल थी, पर लगते ज्यादा से ज्यादा 35 के थे, और मैं 28 में ही 40 का लगता था। वह कहते थे, बात अपना ख्याल रखने की नहीं है, बात जवानी की है, और मेरे अंदर अभी भी जवानी बाकी है। शायद वह अपनी जवानी दूसरों की शादी करवा के पूरी करना चाहते थे। हाँ, जिस आदमी ने सारी जिंदगी को कोई टेंशन ना ली हो, बस दूसरों को ही टेंशन दी हो, वह भी जवान ना रहे तो फिर लानत है उस पर। जाहिर है वह तो जवान ही रहेगा। सारी जिंदगी अपना गुस्सा मेरी माँ पर निकालता रहा, और जब हम बड़े हो गए तो हम पर निकाल रहे हैं। कभी अपनी कोई गलती नहीं मानी है।
मेरी माँ शाम को रिश्ता देखने गई। वापस आई तो बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि लड़की बहुत अच्छी है। हमने वहां जाकर कोई झूठ नहीं बोला, तेरी पहली शादी के बारे में भी सब कुछ बता दिया और उन्हें कोई समस्या नहीं थी। लड़की बहुत अच्छी थी। मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि वह अच्छी थी? माँ ने कहा, उसने लंबा सा सूट पहना हुआ था, बड़ी सी चादर ओढ़ी हुई थी, अपने आप को छुपाया हुआ था। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? मैंने कहा कि मुझे इन सब बातों का कोई पता नहीं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मेरी माँ ने कहा, तेरी शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, वरना तू पहली शादी के लिए बारे में सोचता रहेगा। मेरी माँ ने भी पिताजी के साथ जाकर खड़ी हो गई। अब घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। मेरे पिताजी सबको शादी में आने की दावत देते और साथ साथ मेरी पहली पत्नी की बुराई भी करते कि वह तो थी ही ऐसी। उन्होंने मेरी समझदारी पर पर्दा डाल दिया था। लेकिन अब ऐसी खूबसूरत लड़की तलाश की है जिसके लिए दुनिया देखेगी। शादी का दिन गया। मैंने किसी चीज में भी दिलचस्पी नहीं ली। ना तो लड़की की तस्वीर ठीक से देखी, ना ही किसी रस्म में हिस्सा लिया, बल्कि मेरा मुंह ऐसा बना हुआ था जैसे जबरदस्ती पकड़ के मेरी शादी करवाई जा रही है। शादी वाले दिन जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो तब भी मेरे चेहरे के 12 बजे हुए थे। जब सामने का मंजर देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे यकीन हो गया था कि मामला गड़बड़ है। जब वह बाहर आई तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो कहने लगी, शादी का खाना खाने की वजह से मेरा पेट खराब हो रहा है। मैंने कहा, लगता है तुमने खाना ज्यादा ही खा लिया है। उसे भी अंदाजा हो गया कि मेरी बात का मतलब कुछ और है। कहने लगी, हाँ, शायद मैंने खाना ज्यादा ही खा लिया, जबकि मुझे अंदाजा हो गया था कि वह झूठ बोल रही है। फिर उसने खुद ही कहा, आप कहे तो मैं सो जाऊं? मैंने कहा, हाँ सो जाओ। मैंने ऐसे कहा जैसे मुझे कोई मतलब ही ना हो। मुझे उसके सोने जागने से कोई मतलब नहीं था। सुबह हुई तो बाकी की रस्में होने लगी। मेरी पत्नी खुद को बड़ी सी चादर में ढांक कर ही बाहर निकली। सब लोगों ने कहा, देखो दुल्हन है, अभी भी अपने आप को अच्छे से छुपाया हुआ है, इतनी अच्छी बात है। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि उसने अपने आप को क्यों छुपाया हुआ था। वह पद से वह अपना पेट छुपा रही थी, क्योंकि वह मां बनने वाली थी। वह सबको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पहले से ही पता चल गया था। और फिर यह अंदाज़ा मैंने सिर्फ उसकी तबीयत की खराबी और पेट से नहीं लगाया। और भी ऐसी बहुत सी हरकतें थीं जिनसे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह वाकई मां बनने वाली थी। लेकिन यह सब क्या चक्कर था? ये सब किसने किया था? मैं जानना चाहता था, इसीलिए मैं खामोश हो गया। पता लगाना चाहता था कि ये सब किसका गुनाह है, ताकि जब मुझे पता चल जाए तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसे उसी के पास छोड़ दूं और फिर उसके बाद पिताजी से कहूं कि मेरी जिंदगी के साथ खेलना छोड़ दें। उन्होंने यह दूसरी लड़की मेरे लिए पसंद की और यह भी ऐसी ही निकली। शायद यही बात सच है कि आजकल हर लड़की ही ऐसी है। अब तो मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि कोई भी लड़की शरीफ नहीं है। और मेरी किस्मत की खराबी देखिए कि मुझे दूसरी दफा भी ऐसी ही लड़की मिली। जब मेरी बहन को कॉल की तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ना तो बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं और ना ही वह ऑफिस से छुट्टियां ले सकती है। अभी महीना पहले ही तो हम आए थे। वे कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने तो मजाक बना रखा है, महीने में लड़की को छोड़ दिया, फिर से शादी करना चाहता है। आप लोग मेरा घर बर्बाद मत करें, मैं नहीं आ सकती। मां को इस बात से बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन पिताजी ने तो बुरा भला ही कहना शुरू कर दिया। फिर मां ने समझाया कि वह अपने घर वाले हैं, उसके 1000 मसले मसाइल होंगे, उसे तंग नहीं करें। ठीक तो कह रही है वह। अभी तो इतना खर्चा करके बच्चों के कपड़े बनवा कर सब कुछ तैयारियां करके छुट्टियां लेकर वह आई थी। महीना गुजरते देर कहाँ लगती है दोबारा से, ये सब कुछ कहाँ से करती। पिताजी ने कहा कि नहीं, आती तो ना आए, उसके बगैर भी शादी हो जाएगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि दीदी मेरी शादी में नहीं आ सकेगी। इस दफा मां ने बहुत ज्यादा चढ़ावे चढ़ाए थे, बहुत जगह नारियल फोड़े थे और प्रार्थना भी की कि लड़की न सिर्फ अच्छी हो बल्कि मेरे बेटे के साथ सारी जिंदगी गुजारे और साथ निभाए। मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैंने किसी चीज में भी दिलचस्पी नहीं ली, ना तो लड़की की तस्वीर ठीक से देखी, ना ही किसी रस्म में हिस्सा लिया।
बल्कि मेरा मुंह तो ऐसा बना हुआ था जैसे जबरदस्ती पकड़ के मेरी शादी करवा रहे हैं। और बात कुछ अलग भी नहीं थी। शादी वाले दिन जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो तब भी मेरे चेहरे के 12 बजे हुए थे। अब जो यह सामने का मंजर देखा तो कदमों तले तो वैसे ही जमीन निकल गई थी। मुझे तो यकीन हो गया था कि मामला गड़बड़ है। क्या मैं इतना बुरा इंसान था? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। मेरे लिए चुप रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अपनी पत्नी की हरकतें देखता रहता था। वह सबके सामने कैसे मासूम बन जाती थी। उसकी शक्ल देख के कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसने सपने में भी ऐसी हरकत की होगी, लेकिन उसने हकीकत में यह सब कुछ किया था। बार बार मैं सोचता रहता था कि वह कौन है। कहते हैं कि एक दफा किसी से आपकी शादी हो जाए तो आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत आ ही जाती है। मेरी पत्नी थी, मेरी उससे शादी हुई थी। मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता था कि जो करती है करती रहे। अगर मुझे फर्क न पड़ता तो और बात थी, लेकिन मुझे फर्क पड़ता था। शादी को 1 हफ्ता हो गया था। माँ ने कहा कि बहू के हाथ से खीर बनवाकर किचन उसके हवाले करना है। तो सबसे पहले मेरे पिताजी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। मेरी माँ ने कहा कि कैसी बातें क्या कर रही हूँ, ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है, जब शादी हो जाती है तो यही सब कुछ तो होता है। मेरे बाबा ने कहा वो पुराने जमाने के लोग थे जो हफ्ते बाद खीर में बनवाते थे। मेरे बाबा तो मेरी माँ की नकल करते हुए बोले थे। मेरी माँ हैरान रह गई कि यह किस अंदाज में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा छोड़ो, जब इसका दिल करेगा तो कोई काम कर लेगी। मेरी माँ ने कहा बिना दिल के सारी जिंदगी कोई काम नहीं करेगा। अरे, काम करने का दिल किसका करता है? बाबा ने कहा नहीं करती तो ना करें, फिलहाल छोड़ दो। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? माँ ने कहा मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि तुम बहू को आराम करवा के आखिर साबित क्या करना चाहते हो। मेरे बाबा कुछ सोच में पड़ गए, जैसे घबरा गए हो। फिर उन्होंने कहा देखो, अगर अभी से तुम इसे कामों में लगा लोगी तो इसका हमारे बेटे के साथ रिश्ता कैसे बनेगा। शादी के शुरू शुरू के दिन है, इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए। अगर एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो फिर से वही होगा जो पिछली दफा हुआ था। मेरी माँ इस बात के लिए मान गई। उन्होंने कहा हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं जानता था कि यह बात गलत थी। मेरी पिछली पत्नी के साथ मेरा बहुत वक्त गुजरता था। मैंने तो ऑफिस से भी छुट्टियां ली हुई थीं, लेकिन फिर भी वह मुझे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि उसके दिल में ही कोई और था। तो फिर वक्त से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस दफा भी यही सब कुछ हो रहा था। लगता है मेरे बाबा चाहते थे कि इस बार लड़की ना भागे, नहीं तो उनकी भी बेइज्जती होती और सब उनसे कहते आप ऐसी ऐसी लड़कियां क्यों पकड़ कर लाते हैं, 2 महीने बाद भाग जाती हैं। जाहिर है यह बात काफी अजीब थी, और अगर ऐसा होता तो लोग मुझसे नहीं बल्कि मेरे बाबा से सवाल करते कि आपको ऐसी लड़कियां कहाँ से मिलती हैं, क्या आप अपने बेटे के दुश्मन हैं। इस बार तो मैंने ऑफिस से छुट्टियां भी नहीं ली थी। मेरी पहली शादी थी तो मैं खुश था, लेकिन अभी तो मैं पहले से ही मुंह बनाए बैठा था। शायद वही बात सच हुई थी कि बुरा सोचने से बुरा हो जाता है। बाबा मोनिका की बहुत साइड लेते थे, हर बात में उसे प्रोटेक्ट करते थे। मैं इस बात पर हैरान होता था, शायद इसीलिए क्योंकि वो उसको अपनी मर्जी से और पसंद से लेकर आए थे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी और उसके लिए अपने वजूद को छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि सर्दियां आ चुकी थी। वो खुले खुले स्वेटर पहनती थी। एक दिन अम्मी ने उसको कहा हमें शादी में जाना है और तुम अच्छे से कपड़े पहन के आओ। ये क्या, तुम मलंग बनकर फिरती रहती हो? वहां पर सारे रिश्तेदार आए होंगे, वो तुम्हें पहली दफा देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी शादी में मेरी तरफ से तो कोई नहीं आया था। माँ को अपने रिश्तेदारों की बहुत फिक्र रहती थी। वह उनके सामने अपने आप को बहुत अच्छा साबित करती थी, पर मोनिका ने तो जाने से ही इनकार कर दिया। माँ ने कहा कि मैं तो अकेली नहीं जाऊंगी, इसे लेकर जाऊंगी, वरना वह सब इसे देखने के लिए हमारे घर आएंगे तो फिर हमारा खर्चा होगा, वहीं पर देख लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। फिर उसने साफ इनकार कर दिया। वह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि माँ ने उसे कहा था कि वहां पे स्वेटर पहन के नहीं जाना, बल्कि अच्छे से कपड़े पहन के जाना, और यही उसकी दुखती रग थी।
वो तो इस कदर इनकार पर उतर रही थी। उसने माँ से बदतमीजी भी कर डाली और कहा, आप क्यों जबरदस्ती लेकर जाना चाहती हैं? अपने रिश्तेदारों के सामने मुझे पेश करना चाहती हैं। माँ ने तो अपने कानों को हाथ लगा लिया। माँ ने कहा कि यह लड़की तो बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे भी बाबा उसकी साइड लेने लगे। जब कोई किसी जगह नहीं जाना चाहेगा और कोई जबरदस्ती उसे ले जाएगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। तो और क्या होगा? मेरी माँ ने कहा। शादी के शुरू में यह बात आपने मेरे लिए तो नहीं सोची थी। पता नहीं कहाँ कहाँ गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले गए थे, और अब यह यहाँ तक नहीं चल सकती है। क्यों माँ बनने वाली है क्या? माँ ने जब यह बात की तो मेरी पत्नी का मुंह रोने वाला निकल आया। वह वहां से फौरन ही कमरे में चली गई। बाबा ने अपना सिर पकड़ लिया और मैं खामोश तमाशाई बना। ऑफिस के लिए रवाना हो गया। अब मेरी माँ को मेरी पत्नी से ज्यादा ही झड़ हो गई और वह उसे हर काम में ताने देने लगी। मैंने अभी तक अपनी पत्नी ने को हाथ तक नहीं लगाया था। मैं उसके करीब ही नहीं गया और मैं हैरान था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो उसने भी नहीं कहा। जाहिर है उसके दिल में चोर था। वो तो सोच रही थी कि मुसीबत जब तक टली रहे उसे खुद से कहने की क्या जरूरत थी, और वह रात को यह कहती कि मुझे सर्दी लगती है, अलग सो जाया करती थी और डबल रजाई करके सोती थी, जबकि इतनी भी सर्दी नहीं थी। हम लोग किसी ऐसे इलाके में नहीं रहते थे जहां सर्दी हद से ज्यादा हो। अब तो उससे अपने आप छुपाया भी नहीं जाता था। पता नहीं मेरी माँ को क्या हुआ कि वह उसी समय अपनी बहन के घर जाने का प्लान बना बैठी, जो कि यहाँ से बहुत दूर रहती थी। अब वह इस घर से चली गई थी और बाबा भी सुबह जाते तो शाम को वापस आते थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया है, उसकी बैठक है, मैं वहां पर बैठा रहता हूँ। पता नहीं वह लोग हमें अकेला क्यों छोड़ रहे थे। शायद हमें प्राइवेसी दे रहे थे, पर हमने उस प्राइवेसी का करना ही क्या था जब घर में मेरी माँ भी नहीं होती थी, मेरे बाबा भी नहीं, और मैं भी सुबह काम पर होता था। तो मेरी पत्नी घर आराम से फिरती थी, उसे अपने आप को किसी से छुपाना नहीं पड़ता था। लेकिन शाम होती तो वह मुश्किल में पड़ जाती थी। एक दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जब वो खाना लेकर मेरे पास आई तो मैंने उसकी चादर खींच दी। अब उसका पेट साफ नजर आ रहा था। वह हैरान रह गई। मैं ऐसा कर सकता था। वह मेरी पत्नी थी। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया था। मैंने कहा, लड़कियां शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, पर तुम्हें तो मोटापा ज्यादा जल्दी चढ़ गया है। क्या बात है? मैंने यह सवाल किया तो वह परेशान हो गई और जल्दी से चादर उठाकर अपने ऊपर डाल ली। मैंने कहा, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मुझसे कभी कोई झूठ ना बोलना। मैं अभी भी सवाल कर रहा था, क्योंकि वह तो पूरी की पूरी झूठी थी। मैंने कहा, तुमने ये जो ड्रामा लगा रखा है ना, ये मैं ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा। सब पता है, मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश ना करना। अगर तुम बेगुनाह होती तो यह बात मुझे बताती, लेकिन तुम तो पहले दिन से यह सारी बातें छुपा रही हो। इसका मतलब कि तुम ही गलत हो। वह मेरी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसने खाना रखा और वहां से चली गई। मैं हैरान था कि यह किस किस्म की औरत है। लेकिन अगले दिन जो हुआ वह देखकर तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाते हुए क्या क्या बोलते रहे। मैंने कहा, अच्छा उसने आपको सब कुछ बता दिया, यह भी बता दिया होगा कि वह मां बनने वाली है। मेरे बाबा ने ऐसी बात कही कि मैं तो हैरान रह गया। उन्होंने कहा, शादी के बाद औरत मां नहीं बनती तो और क्या होता है? मैंने सर को हाथ मारते हुए बाबा से कहा, मेरी शादी को अभी इतना वक्त नहीं हुआ और उसको देखकर लगता है कि महीने में उसकी औलाद होने वाली है। मेरे बाबा ने कहा, क्यों? किसी के साथ अलग परेशानी होता है तो दूसरे शख्स के साथ कोई और मामला हो सकता है। तेरा बच्चा नहीं है तो और किसका बच्चा है? शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के ऊपर? इल्जाम लगाते हुए घर की औरत को खुद ही बदनाम करना चाहता है। मैं बाबा को ऐसे देख रहा था जैसे बाबा किसी और दुनिया की बातें कर रहे थे। मैंने कहा, इसका मतलब आपको सब पता है कि वह मां बनने वाली है? मेरे बाबा ने कहा, और क्या हम अंधे हैं, हमें नहीं पता? मैंने कहा, क्या उसने बताया? आपको तो कहने लगे, और कौन बताएगा? जाहिर है वही बताएगी।
तेरी माँ को भी पता है? मैंने कहा। तो उसने आप सबसे इतना बड़ा झूठ बोला है और आप लोग हैं कि इसी का साथ दे रहे हैं। मेरे बाबा ने कहा, अपना मुंह बंद रख, मुझसे थप्पड़ ना खा लेना। अपनी औलाद को अपना मानने से इनकार कर रहा है तो फिर दुनिया तुझे क्या कहेगी और उसे क्या कहेगी? चुप कर जा, छप्पा कर जा, खबरदार। तूने ऐसी वैसी कोई बात की और खबरदार जो तूने उसको डांटा, तेरा एक नहीं सुनूंगा। मैंने कहा, बाबा मैं आपकी औलाद हूं, वो नहीं। पहला बाप देखा है जो अपनी औलाद पर भरोसा नहीं कर रहा और दूसरे की बात को आंख बंद करके मान रहा है। हर दफा औरत गलत नहीं होती, लेकिन कभी कभी तो होती है ना। इस मामले में औरत गलत है। बाबा ने कहा, खामोश, और मुझे चुप करवा दिया और मेरी तो दूसरी बात ही नहीं सुनी। मैं हैरान रहा। माँ भी वहां जाकर बैठ गई थी। अब मैं बात करता भी तो किससे करता? यह मेरा बच्चा नहीं था। मैं चीख चीख के यह बात कहता तो मेरा अपना तमाशा बन जाता। बाबा ठीक कह रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। जहां इतना सब्र किया था वहां थोड़ा और सही। मैंने सोच लिया था कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं उसका डीएनए टेस्ट करवा लूंगा और पता चल जाएगा कि उसका बाप मैं नहीं हूं। फिर पूछूंगा अपनी पत्नी से कि उसका बाप कौन है और उस बच्चे के साथ उसे वहां छोड़ के आऊंगा। तमाशा बनता है तो बन जाए। तमाशे के डर से मैं अपनी जिंदगी खुद बर्बाद नहीं कर सकता था। अब मैं समझा कि सब उसके गुलाम क्यों हो चुके थे। उसने सबसे झूठ बोला था और वह भी ऐसा झूठ, उसे शर्म नहीं आई यह सब कुछ करते हुए। लेकिन मैंने उसे नहीं डांटा। जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया और वक्त का इंतजार करता रहा। हमारी शादी के पूरे 7 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया। हाँ, मैं उस बात पर हैरान था कि बाबा खुद लोगों को कह रहे थे कि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया है। शायद वह अपनी इज्जत बचा रहे थे। ऊपर वाले ने मेरी पत्नी को बेटा दिया था। यह मेरी औलाद नहीं थी। मैंने डॉक्टर से पहले ही सैंपल ले लिया और अपना सैंपल भी ले लिया। रिपोर्ट सामने आ गई। मैं उसका बाप नहीं था, लेकिन अब यह भी तो पता लगाना था कि उसका बाप कौन था। मैंने बाकी लोगों से भी खून के सैंपल ले लिए। मैंने बाबा से कहा कि आप भी खून दें। बाबा ने गली देकर कहा, पहले बता तुझे खून का क्या करना है। मैंने उनको असल बात नहीं बता। मैंने कहा कि टेस्ट करवाना है, एक जरूरी टेस्ट है। उन्होंने अपना ब्लड दे दिया। मैंने चाचू से भी लिया और उसका एक कजन था, उससे भी, और उसके घर में उसका एक मामा रहता था, उससे भी, यानी आसपास के सारे मर्दों से। लेकिन जब रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई और मेरे सामने सारी कहानी खुलकर आ गई। मैं अपने आप से पूछने लगा, तो मैंने इतनी भयानक हकीकत के ऊपर से पर्दा क्यों उठाया? अब मुझे यह सब कुछ बर्दाश्त करना था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अफसोस तो उस बात का था कि मेरे साथ एक और जिंदगी भी बर्बाद होने वाली थी, और वह जिंदगी किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ की थी। मुझे उनको सच बताना था। वह तो कब से वापस आ चुकी थी, बच्चे को संभाल रही थी। हकीकत दरअसल यह थी कि मेरे बाबा का मोनिका के साथ ताल्लुक था। हाँ, कहते हैं कि हकीकत कभी कभी इतनी बुरी होती है कि उसे 7 पर्दों में छुपा के पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत को 7 पर्दों में छुपा के पेश नहीं करना चाहिए, उसे सबके सामने लेकर आना चाहिए। मेरे बाबा उसे चुप चुप के मिलते थे और उसके साथ ताल्लुक में थे, और जब उनको शक पड़ा कि इस तरह से मिलना मुश्किल हो रहा है तो उसकी शादी मेरे साथ करवा दी, और शादी के बाद भी वह लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुक में थे। यह बच्चा भी मेरे पापा का ही था। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और अपनी माँ को लेकर घर छोड़ दिया। उस वक्त मेरे दिमाग में यही आया। मैंने सारे खानदान को यह बात बता दी। लड़की के माँ बाप को भी इस बारे में पता नहीं था। वो भी अपनी बेटी को ले गए। उन्होंने उसके साथ क्या सुलूक किया यह मैं नहीं जानता, लेकिन कोई अच्छा सुलूक नहीं किया होगा, क्योंकि उसका बाप भी इज्जतदार आदमी था और वह मेरे सामने सर झुका के खड़ा था। मैंने कहा कि आपसे ज्यादा तो मेरा सर झुका हुआ है, क्योंकि यह सब कुछ मेरे बाप ने किया, धरा है। मेरे बाबा ने हमें बहुत बड़े गुनाह में डाल दिया था। इसके लिए मुझे शुक्र है कि मैंने मोनिका को हाथ तक नहीं लगाया। मेरी माँ को सबसे ज्यादा दुख हुआ। उन्हें शादी के इतने साल बाद दुख मिला। उनसे कहा कि मेरा क्या कसूर था। मैंने उस इंसान के साथ हर हालात में गुजारा किया और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया।
अब मैं अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर में आ गया हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी इस प्रकार है कि मुझे यहाँ क्वार्टर मिल गया है और बाबा घर में अकेले रहते हैं। मोनिका भी कब की उनको छोड़कर जा चुकी है। उसका क्या हाल हुआ यह मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा बार बार फोन करते हैं, पूछते हैं कि हम कहाँ हैं। मैं उनको नहीं बताता। पहले तो मैं उनका फोन भी नहीं उठाता था। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? अपने बाप को माफ कर दूं, वापस चला जाऊं, या उनको उनके हाल पर छोड़ दूं? सुनने में आया है कि आजकल वह बड़े बीमार हैं। अकेले रहना आसान नहीं होता। उनको तो खुद से पानी पीने की भी आदत नहीं थी। मेरी माँ ही उनकी सेवा करती थी। मेरी माँ भी बीमार है, लेकिन मेरे बाप की याद में नहीं, बल्कि बेवफाई के सदमे में। मुझे आप लोगों के मशवरे की ज़रूरत है कि मैं क्या करूं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।